वेलकम टू स्टूडेंट। आज हम करेंगे 12th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 6.1 स्टाफिंग। इसका आज हमारा सेकंड लेक्चर है और इसके अंदर देखो मैं बता देती हूँ कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट लेक्चर के अंदर आज सेकंड के अंदर हम ये वाला पोर्शन करेंगे, यानी कि इसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि HRM क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मीनिंग करेंगे, इसकी डेवलपमेंट यानी कि इवोल्यूशन के बारे में, और ये जो स्टाफिंग जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज का एज ए पार्ट है, तो इसके बारे में आज हम सेकंड लेक्चर के अंदर करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि स्टाफिंग जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये थोड़ा सा धुंधला आया हुआ है, ध्यान से थोड़ा सा आराम से करवाऊंगी मैं इसको। तो देखो इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस का तो हमें तभी पता चल गया था जब हमने जो हमारी ह्यूमन पावर थी उसको एक मूवेबल प्रॉपर्टी, जब आप एक प्रॉपर्टी बना लेते हो तो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस अपने आप में बढ़ जाती है। तो इसकी हम फर्स्ट इम्पोर्टेंस करेंगे, हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। इसके अंदर क्या होता है, जो स्टाफिंग होती है इसके अंदर कर्मचारियों की जो भर्ती और चयन की प्रक्रिया होती है उसमें नई नई विधियों का प्रयोग किया जाता है। और नई नई विधियों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ताकि योग्य से योग्य कर्मचारियों खोज की जा सके और उनको प्राप्त करके फर्म के अंदर अपॉइंट किया जा सके। यानी कि इसका मतलब है कि स्टाफिंग के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस इस कारण से है कि स्टाफिंग के अंदर जो कर्मचारी हैं उनके रिक्रूटमेंट की और सिलेक्शन की बहुत सारी टेक्निक है। उन टेक्निक्स को यूज़ करके जो होते हैं हाई क्वालिफाइड, या हम कहते हैं हमारी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो योग्य व्यक्ति है उसको चुनकर पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता है। पहली इम्पोर्टेंस ये है। सेकंड इम्पोर्टेंस है हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। अब बेटर परफॉर्मेंस कैसे आती है, देखो नियुक्तिकरण के माध्यम से ही हम सही व्यक्ति को सही काम पर लगा सकते हैं और इसके महत्व को देखते हुए ही उपयुक्त व्यक्तियों का चयन किया जाता है। यानी कि इसके अंदर अगर आप ये स्टाफिंग की प्रोसेस नहीं अपनाते हैं तो हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति को हाई पोस्ट पे या उच्च पद पे लगा दो जो उस पोस्ट के अकॉर्डिंग ही वो व्यक्ति नहीं है। तो इसके अंदर हम करते हैं कि जिस पोस्ट के लिए जो कैपेबल बंदा चाहिए वही बंदा सिलेक्ट करके पोस्ट पर लगाया जाता है। इस कारण से ये बेटर परफॉर्मेंस देती है, हेल्पफुल होती है। थर्ड आता है हेल्पफुल इन कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस। अब देखो जो निरंतर दीर्घायु और विकास यानी कि कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल और जो ग्रोथ करने का सपना होता है वो किसका नहीं होता, हर एक उपक्रम का सपना होता है। हर एक उपक्रम जो होता है या हर एक फर्म लंबे समय तक जीवित भी रहना चाहता है और लगातार प्रॉफिट कमाते हुए विकास भी करना चाहता है। ऐसा कब संभव होगा, ऐसा केवल तभी संभव होगा जिसकी जो ह्यूमन एसेट्स है वो कैसी हो, हाई क्वालिफाइड यानी कि उच्च कोटि की हो, हाई कैटेगरी की होगी, तभी एक जो फर्म है अपना ये सपना पूरा कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। इसके बाद आता है हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखो जो स्टाफिंग है इसकी इम्पोर्टेंस इस कारण भी बढ़ जाती है क्योंकि स्टाफिंग के अंदर क्या होता है, जो भी कार्य किया जाता है यानी कि ह्यूमन पावर को अपॉइंट करने के लिए एक प्रोसेस से होता है। जैसे कि पहले फर्म के अंदर कितनी ह्यूमन पावर की रिक्वायरमेंट है, फिर एक सिस्टेमेटिक ढंग से सारी क्रियाएं करके अपॉइंट किया जाता है। तो कोई एक ऐसी, या हम कह सकते हैं कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होती जिसे कोई एक तो ऐसा टाइम आए कि जिससे आवश्यकता से ज़्यादा कर्मचारी फर्म में हो गए और कोई ऐसा टाइम आए कि आवश्यकता से कम हो गया। तो स्टाफिंग के कारण ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होती, ना आवश्यकता से ज़्यादा होते ना आवश्यकता से कम होते, यानी कि जितने व्यक्तियों की फर्म में ज़रूरत है उतने ही फर्म के अंदर अपॉइंट होते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है किसका,
ह्यूमन रिसोर्सेज का। इसके बाद फिफ्थ आता है हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय। अब देखो, स्टाफिंग के द्वारा जो भी एम्प्लॉय अपॉइंट किए जाते हैं, वो एम्प्लॉय को अपॉइंट करने से पहले ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करके ये देखते हैं कि जो है वो किस वातावरण में काम करना पसंद करते हैं, किस टाइप की वो प्रमोशन की पॉलिसी चाहते हैं, ट्रेनिंग का कौन सा मेथड ठीक रहेगा उनके लिए, या फिर जो वेजेस दी जा रही है वो कैसी होनी चाहिए, कार्य के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। तो देखो, एक फर्म जो है वो कोशिश करती है कि जो वो सुविधाएं दे सके वो सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कोशिश करती है, और ख़ास बात का ये ध्यान रखा जाता है कि जो पारिश्रमिक है उसमें किसी तरीके की कोई कमी ना आए, क्योंकि जब मजदूरी में कमी नहीं आएगी तो क्या होगा, कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा ज़्यादा सुविधाएं देकर का उनको जॉब से भी सेटिस्फाई किया जाए और उनका विकास भी किया जाए। तो ये थे हमारे इसके इम्पोर्टेंस। इसके बाद हम करते हैं, ये पॉइंट आता है आपका HRM। इसको क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये इस पॉइंट को मैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लिखती हूँ बच्चों, आप इसको ध्यान से करना, क्योंकि इस यूनिट में से बड़ा क्वेश्चन आता है। और स्टूडेंट स्टाफिंग का जो पोर्शन है वो तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, पर जहाँ HRM वाला पोर्शन आता है उसको वो ऐसे ही टपा देते हैं, उसको ढंग से याद नहीं करते। तो इसमें HRM वाला पोर्शन भी आप ध्यान से करना, हो सकता है क्वेश्चन इसका आए तो आपको अटेम्प्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि HRM होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो HRM से पहले भी हम पढ़ेंगे कि हमारे जो बिज़नेस है उसमें किस किस टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। देखो, जो बिज़नेस होता है उसमें क्या क्या होता है, माल, मशीन, मानव, माल, मशीन और धन, ये होते हैं। इनको अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, हो गए। अब देखो, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हमने, एक तो ये पार्ट हो गया और दूसरा हमारा इसमें ये तीन आ गए, तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब जो है ये तो मूवेबल है, यानी कि इसको हम कौन सा कहेंगे, सक्रिय, एक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज कहेंगे। और दूसरा जो है इसको हम क्या कहेंगे, इनएक्टिव, यानी कि निष्क्रिय। तो अब देखो, इसके अंदर जो एक्टिव है ह्यूमन इंक्लूड किया, और जो निष्क्रिय है, इनएक्टिव है, उसके अंदर मानव, माल, मशीन, यानी कि जो और साधन है वो इंक्लूड किए जाते हैं। अब एक संस्था में ये सारे साधन जो है प्रचुर मात्रा में चाहे क्यों न हो, ये उस टाइम तक बेकार है जब तक इनका उचित उपयोग ना किया जाए। यानी कि ये जो सेकंड है, ये आपके पास ट्रक भर के हो चाहे आपके पास, पर ये वाला साधन अगर आपके पास अच्छा नहीं है तो इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इनका उचित उपयोग उत्पादन के सक्रिय साधन, यानी कि मानव के द्वारा ही संभव बनाया जा सकता है। तो अब इस बात की ज़रूरत है कि मानवीय संसाधन को उपलब्ध करवाते वक्त उसकी कुशलता को भी ध्यान में रखना होना है। कैसा होना चाहिए, वो पूर्ण कुशल होना चाहिए। और कुशल मानवीय संसाधन उपलब्ध करवाने का काम किसका होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का काम चाहिए। किसका चाहिए, किसका होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, HRM। इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है कई बार। तो इस काम को करने के लिए क्या होता है, बड़ी संस्थाओं में तो अलग से एक डिपार्टमेंट ही बना दिया जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। हम अगर एक फर्म की बात करें तो हर एक फर्म, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनके अंदर अलग एक डिपार्टमेंट होता है, HRD कहते हैं उसको, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। और ये विभाग जो होता है वो किसकी देखरेख में होता है, इसका जो हेड होता है उसको क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के नाम से जाना जाता है। तो ये था इसका छोटा सा इतिहास, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसकी ज़रूरत किस कारण से उत्पन्न हुई है। अब हम पढ़ते हैं इसका मीनिंग। मीनिंग के अंदर अगर आप देखोगे तो ये
एक ऐसी ब्रांच आप कह सकते हो जो कौन कौन से काम करती है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट और इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से रिलेटेड वर्क करता है एचआरएम। तो मानव संसाधन प्रबंधन जो होता है प्रत्येक कर्मचारी का व्यवसाय के उद्देश्य की प्राप्ति में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे, हर एक कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे, ये सुनिश्चित करता है। तो इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो स्टाफिंग से एक कदम आगे है। स्टाफिंग के अंदर हमने पढ़ा था मानव संसाधन प्रबंधन में मानव संसाधनों की भर्ती, चयन, विकास तक इंक्लूड था। इसमें क्या आ जाएगा, उपयोग, क्षतिपूर्ति और अभिप्रेरणा, यानी कि मेन पॉइंट जो आया इसमें मोटिवेशन आ गया। यानी कि स्टाफिंग के अंदर ये काम तो हम करते ही हैं, यानी कि कोई कर्मचारी अगर उसको कुछ नुकसान हो गया तो क्षतिपूर्ति तक काम करते हैं, पर जो एचआरएम है वो एक कदम आगे, यानी कि एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करता है कि किस ढंग से वो अपनी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है उसको यूज़ कर सकता है। इसके बाद देखो हम पढ़ेंगे, ये मैं इम्पोर्टेंट करती हूँ, वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम, इवोल्यूशन मतलब यहाँ विकास है, प्रबंध का विकास, मानव संसाधन प्रबंध का विकास। देखो अब विकास होता है वो कोई एकदम तो होता ही नहीं है कि हाँ जैसे कि पौधा होता है, बीज डाला और दूसरे दिन सीधा पेड़ बन गया, ऐसा तो होता नहीं है। सेम एक पौधा जो होता है वो बीज से लेकर पेड़ तक बनने तक काफ़ी लंबा टाइम लगता है, प्रोसेस होती है। सेम उसी तक कोई एक संस्था बनती है, कोई एक डिपार्टमेंट खड़ा होता है, उसमें भी वही प्रोसेस होती है, धीरे धीरे ग्रो होता है। तो सेम जो एचआरएम है उसके विकास की प्रक्रिया भी ऐसे स्लो स्लो हुई थी। सबसे पहले नंबर पे ये स्टेज है इसकी, तो ये नंबर 1 नंबर 2 ऐसे ही लर्न करनी है आपको। ये नहीं है कि थर्ड नंबर को पहले कर लो और फर्स्ट स्टेज को बाद में, ऐसे नहीं करना। तो फर्स्ट स्टेज क्या थी, लेबर वेलफेयर स्टेज, इसको ध्यान से देखना। ये बहुत पुराने टाइम की बात है जब बिजनेस क्या था, बहुत छोटे पैमाने पे होता था। उस टाइम क्या थे, केवल ट्रेड यूनियन थे, केवल ट्रेड यूनियन का ही दौर था। तो इस ट्रेड यूनियन के प्रभाव से हर एक फर्म को एक ऐसी आवश्यकता महसूस होने लगी, एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता महसूस होने लगी जो कि एक मालिक और जो श्रमिक होते हैं, ये जो ट्रेड यूनियन वाले, इनके साथ कोई मीडिएटर का काम कर सके। यानी कि कंपनी के मालिक और जो ट्रेड यूनियन है जिससे लेबर लेनी है, उनके बीच में एक मीडिएटर चाहिए था, उसकी आवश्यकता महसूस हुई। तो इस काम को करने के लिए हर एक कंपनी ने, जो बड़ी बड़ी कंपनी थी, उन्होंने क्या क्रिएट किया, एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट करना शुरू कर दिया। इस ऑफिसर ने, ये ऑफिसर क्या काम करता था, अब जो ओनर है या जो मैनेजर है वो बताते थे कि हमें इतने एम्प्लॉय की फर्म में ज़रूरत है, तो ये वेलफेयर ऑफिसर इन ट्रेड यूनियन के जो हेड थे इनसे कॉन्ट्रैक्ट करके उतने लेबर जो है प्रोवाइड करवा देते कंपनी में। तो पहला काम ये था। और एक लेबर का काम, जो वेलफेयर ऑफिसर है इसका काम ये था, ये काम जरूर नोट कर लेना, इसका जो रोल था वो केवल कर्मचारियों की न्यूनतम जो कल्याण की सुविधाएं थी उनको पूरी करने तक ही सीमित था। यानी कि कर्मचारियों की न्यूनतम कल्याण आवश्यकताएं उपलब्ध, सुविधाएं उपलब्ध कराना, जो बेसिक चीज़ें थी एम्प्लॉय की चाहिए वही ये ऑफिसर प्रोवाइड करता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। अब देखो सेकंड स्टेज आई। सेकंड स्टेज कौन सी आई, पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज। इस स्टेज पे क्या हुआ, जब जो बिजनेस का पैमाना थोड़ा और बढ़ गया तो क्या हो गया, एक फैक्ट्री सिस्टम शुरू हो गया। एक फैक्ट्री सिस्टम शुरू हो गया तो एक ही छत के नीचे हजारों लोग काम करने लगे, हजारों लोगों को रोजगार मिलने लग गया। तो जब इतने सारे लोग एक ही फर्म के अंदर काम करने लगे तो उस टाइम एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता महसूस हुई जिसका काम क्या था, एक संगठन में कर्मचारियों को उपलब्ध करवाना, यानी कि हर तरह के कर्मचारी उपलब्ध करवाना। जो लेबर वेलफेयर ऑफिसर था वो क्या, लेबर करवाता था, यानी कि जो लो लेवल पे काम करता वही वो प्रोवाइड करवाता था। पर ये क्या है, ये थोड़ा हाई लेवल के, यानी कि उच्च पद पर काम करने वाले व्यक्तियों को भी ये फर्म में उपलब्ध करवाने लगा, यानी कि अपॉइंट करवाने लग गया। तो जब ये विचारधारा आई तो इस विचारधारा से एक पर्सनल ऑफिसर की आवश्यकता महसूस हुई।
और बाद में जो है ये पर्सनल ऑफिसर के बाद में इसका क्या नाम दिया गया, एक पर्सनल मैनेजर, एज ए पर्सनल मैनेजर अपॉइंट किया गया, यानी कि इसको ही कह सकते हो ये मैनेजर ऑफिसर है। इसकी भूमिका क्या थी, इसका रोल। अब देखो एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, लेबर वेलफेयर ऑफिसर है, उसकी भूमिका क्या थी, ये भूमिका थी यानी कि कर्मचारियों को न्यूनतम कल्याण सुविधाएं उपलब्ध कराना। अब जो आता है सेकंड है पर्सनल मैनेजर या पर्सनल ऑफिसर है, उसकी भूमिका क्या थी, उसकी भूमिका थी भर्ती, चयन और लोगों पर काम पर लगाने, यानी कि इसके अंदर क्या काम किए गए, ये 3 काम करने की जिम्मेवारी किसकी थी, पर्सनल मैनेजर की थी। यानी कि ये केवल व्यक्ति को रिक्रूट करता, सिलेक्ट करता और प्लेस कर देता, केवल फर्म के अंदर लाने और पद पर अपॉइंट करने तक का ही काम होता था इस मैनेजर का, उससे आगे इसका काम नहीं होता था। इसके बाद देखो थर्ड स्टेज आई। थर्ड स्टेज में क्या हुआ, एचआरएम क्रिएट हो गया आपका, मानव संसाधन प्रबंध का स्टेज। जब व्यवसाय और तेजी से बढ़ने लगा यानी कि बिजनेस के अंदर टेक्निक का यूज होने लगा, तेजी से नई नई टेक्निक आने लगी। तो अब देखो टेक्निक आने लगी तो हर एम्प्लॉय को जरूरी नहीं है कि जो नई टेक्निक आए वो उसको समझ में आ जाए। तो अब कर्मचारियों को ऐसे इन्वायरमेंट में जब नई नई टेक्निक आ रही है और फर्म उसको फॉलो कर रही है, फर्म फॉलो कब करेगी, जब उसके कर्मचारी उस टेक्निक के अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे तभी। तो ऐसे वातावरण में एम्प्लॉय को क्या देने की जरूरत हुई, उनको ट्रेनिंग और उनकी डेवलपमेंट की आवश्यकता महसूस होगी। उनकी ट्रेनिंग देंगे तभी नई टेक्निक वो एक्सेप्ट कर पाएंगे ना। तो अब ये आवश्यकता महसूस हुई। अब देखो ह्यूमन रिसोर्स जो मानव संसाधन को संगठन का अब एक महत्वपूर्ण अंग माने जाना लगा और ये महसूस किया गया कि इसका विकास किया जाए। अब देखो इस विचारधारा से जो सेवी वर्गीय प्रबंधक था, जो हमारा ऊपर हमने लिया है ना, जो पर्सनल मैनेजर था, इसकी जगह पर क्या आ गया, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर आ गया। पर्सनल मैनेजर की जगह किसने ले ली, अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ने ले ली। और इसका काम क्या था, लोगों का प्रभावी ढंग से प्रबंध करना, यानी कि इम्प्लॉय से रिलेटेड हर छोटी से लेकर बड़ी बात को देखना और उनका मैनेज करना इस मैनेजर का काम हो गया। तो इसका काम एक तो इम्प्लॉय को मैनेज करना हो गया, दूसरा ये भी उसको सुनिश्चित करना था कि जो इम्प्लॉय है वो संगठन में लंबे टाइम तक बने रहे, फर्म को छोड़कर ना जाए। तो इस तरह से आपने देखा कि 3 स्टेज आई। पहले स्टेज पे लेबर वेलफेयर ऑफिसर आया, उसकी भूमिका क्या थी, कर्मचारियों को कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करना। सेकंड नंबर पे पर्सनल मैनेजर या पर्सनल ऑफिसर आया, उसका काम था रिक्रूट, सिलेक्शन और प्लेसमेंट करना। थर्ड पे आपको पता है कि कौन आया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आया, उसका क्या काम था, लोगों का प्रबंध करना और उनको संगठन में ही बनाए रखना। कुछ भी तरीके हो, कोई भी पॉलिसी बनानी पड़े, पुरानी पॉलिसी चेंज करनी पड़े, सारी पावर थी इसके पास, जिससे फर्म के अंदर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहे, काम करते रहे और टिके रहे। तो ये थी हमारी इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम। इसके बाद आता है, अब देखो हमने एचआरएम के बारे में भी पढ़ लिया, स्टाफिंग के बारे में पढ़ लिया, तो आपको क्या लगता है जो स्टाफिंग है वो क्या है, एज ए पार्ट ऑफ एचआरएम। अभी तो हमें पता चल गया कि जो स्टाफिंग है वो एचआरएम का पार्ट ही है। स्टाफिंग के अंदर तो हम सिलेक्ट करते हैं, रिक्रूट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, पर इसके अंदर तो सारा काम किया जाता है, रिक्रूटमेंट से लेकर एम्प्लॉय को फर्म में बनाए रखने तक का काम किया जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो स्टाफिंग है वो क्या है, एचआरएम का एक पार्ट है। तो इसको हम कुछ क्षेत्र में बांटकर पढ़ेंगे, जैसे इसकी 8 कैटेगरी दे रखी है। कैसे हम स्टडी करते हैं, रिक्रूटमेंट,
मानव संसाधन प्रबंधन का पहला काम क्या होता है? कर्मचारियों की आवश्यकता का पता लगाना और फिर कर्मचारियों को उनकी व्यवस्था करना। व्यवस्था मतलब है कि जितने कर्मचारियों की ज़रूरत है उतनों की रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, ये सारे कार्य करना। सेकंड आता है प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विसेज। अब देखो स्टाफिंग के अंदर तो एक्सपर्ट नहीं आता था, पर इसके अंदर तो एक ये जो काम है इनके अलावा और भी काम किए जाते हैं, जैसे जॉब इवोल्यूशन, कार्य का मूल्यांकन किया जाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल देखी जाती है, और निगोशिएशन विद लेबर जो यूनियन है उनके साथ भी सौदेबाजी की जाती है। थर्ड इसका आता है डेवलपिंग कॉम्पनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान। अब देखो स्टाफिंग के अंदर तो ना कोई प्लान बनता था, ना कोई इंसेंटिव होता था, ना कोई कॉम्पनसेशन का जिक्र आता था, पर जो ये हमारा HRM है इसके अंदर एम्प्लॉय से रिलेटेड जो तैयार की गई नीतियां हैं उनमें सुधार करने के उद्देश्य से बार बार रिसर्च किया जाता है और अपने रिसर्च के बेस पर उस स्तरीय प्रबंध को ह्यूमन रिसोर्सेज के क्षेत्र में कोई नई टेक्निक अपनाने की ज़रूरत है या जानकारी है तो वो भी, यानी कि एम्प्लॉय से रिलेटेड पॉलिसी कोई बनानी है, चेंज करना है, तो वो सारा काम HRM भी करता है। इसके बाद है हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स। अब देखो एम्प्लॉय से रिलेटेड या ओनर से रिलेटेड कोई भी, एम्प्लॉय से रिलेटेड लेंगे, कोई भी कंप्लेंट होगी तो वो कौन करेगा? HRM दूर। और मोस्टली कंप्लेंट क्या होती है, जो एम्प्लॉय, ओनर और एम्प्लॉय होती है, इनके रिलेशन में गड़बड़ होती है और HRM के द्वारा इन दोनों जो पक्ष होते हैं इन दोनों को समझाकर या एक दूसरे के फायदे बताकर, एक दूसरे को एक दूसरे का पूरक बताकर इनमें एज ए मध्यस्थ के तौर पर कार्य किया जाता है। प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर एम्प्लॉय। अब देखो HRM का दायित्व कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके कल्याण से रिलेटेड पॉलिसी बनाना भी होता है, यानी कि कर्मचारियों का कल्याण हो ये भी ज़रूरी। और जो पॉलिसी तैयार की जाती है जैसे रिक्रूट की, सिलेक्शन की, प्रमोशन की और कोई रिटायरमेंट की, तो इनमें ये ध्यान रखा जाता है कि किसी भी कर्मचारी का जो हित होता है वो अफेक्ट ना हो, किसी भी कर्मचारी का, यानी कि किसी पे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। इसके बाद है डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉसूट। अब देखो गवर्नमेंट के भी बहुत सारे रूल होते हैं, उनको भी फॉलो करवाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? HRM की। जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट हो गया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट हो गया, ये जो एक्ट बने हुए हैं इनको भी ह्यूमन रिसोर्सेज जो मैनेजमेंट है या मैनेजर है उसको ही फॉलो करवाने होते हैं। कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड, और HRM ही कर्मचारियों के रिक्रूट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन और इनके ट्रांसफ़र और इनकी वेजेस या रेम्युनरेशन, सैलरी से रिलेटेड जितने रिकॉर्ड होते हैं जो फ्यूचर में काम आ सकते हैं तो उनको संभाल कर HRM ही रखता है। 8 नंबर पे आता है इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो देखो HRM का काम केवल एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड करना ही नहीं होता, एम्प्लॉय को फर्म में बनाए रखना ही नहीं होता, बल्कि जो फर्म का स्ट्रक्चर होता है उसको भी बार बार चेक किया जाता है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी लगती है या कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो उस स्ट्रक्चर को भी चेंज किया जाता है या उसको और प्रभावी बनाने के सुझाव दिए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।